गाइस, न्यू स्टोरी है। लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। एक छोटी सी झोपड़ी में एक 25 साल की लड़की छोटी सी बेड पर सो रही थी। जो बीमार थी, उसके पास सब कचरा और गंदगी फैला हुआ था। वो उठ भी नहीं पा रही थी, उसके दवाइयाँ भी खत्म हो गई थी। वो खांसते हुए जाग गई और सीलिंग को घूरने लगी। उसके आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे। तभी उस झोपड़ी में दो इंसान आए, जो एक लड़का था और एक लड़की। वो लड़की उस बीमार लड़की के पास आई और बोली, क्या पंखुरी, तुम ऐसे कैसे हो गई? मुझे ना तुम्हारे लिए सच में बुरा लग रहा है। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, मैं और विराट कल शादी कर रहे हैं। ये कह वो लड़की मुस्कुरा के उसकी रिंग फिंगर पर पहनी हुई डायमंड रिंग को दिखाने लगी। उस लड़की की बात सुन पंखुरी ने कहा, तुम ये क्या कह रही हो जेन्नी? विराट ये नहीं कर सकता। उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझसे शादी करेगा। पंखुरी रोने लगी। पंखुरी की बात सुन जेन्नी ने हंसते हुए कहा, तुम अब भी बेवकूफ हो पंखुरी। तुम्हें समझ नहीं आया कि विराट कभी तुम्हें पसंद करता ही नहीं था। वैसे ये सब छोड़ो, हम एक ही क्लास में पढ़ते थे, तो क्लासमेट होने के नाते हमें ब्लेसिंग दो। ये सुन पंखुरी ने आंखें बंद कर ली और तभी उसे खून की उल्टी होने लगी। उसी वक्त वहां विराट आया और जेन्नी के साइड में खड़ा हो गया। विराट को देख पंखुरी ने कहा, विराट, तुम PLZ मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? मैं हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। उसकी बात सुन जेन्नी ने दांत पीस के कहा, यू बिट विराट तुम्हें पहले ही बहुत पैसे दे चुका है, अब और एक भी रुपया नहीं देगा तुम्हें। उसकी बात सम पंखुरी ने विराट की तरफ देख कहा, वो तो सिर्फ कुछ 1000 रुपए ही थे विराट। मैं जीना चाहती हूँ और तुम क्या भूल गए मैंने तुम्हारे कितनी हेल्प की थी, तुम्हें मंथली पैसे दिया करती थी। पंखुरी को बात सुन विराट ने उसके जबड़े को कस के पकड़ कहा, तुम एक डम थी, तुम क्लास में पढ़ाई में 0 थी। तुम भूल गई मैंने तुम्हें ट्यूशन दी थी और वो पैसे मेरे ट्यूशन की फीस थी। उसकी बात सुन पंखुरी ने दर्द से उसके तरफ देखा और बोली, पर विराट, मेरे डैड की कंपनी वो भी मैंने तुम्हारे नाम कर दिया। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे, अब तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो विराट? उसकी बात सुन विराट ने पंखुरी का बाल जोर से पकड़ा और उसके जबड़े को कस के पकड़ कहा, मैं तुमसे शादी करता अगर तुम्हें ये एड्स ना होती तो। ये सुन पंखुरी का दिल टुकड़ों में टूट गया। उसकी आंखें भर आईं और विराट ने उसे झटके से छोड़ कहा, और तुम जिस कंपनी की बात कर रही हो वो अगर तुम जैसी डम की हाथों में होती तो कब का डूब जाती। वो तो मेरा शुक्र मनाओ कि मैंने उसे इतनी ऊंचाई तक ले आया। विराट की बात सुन पंखुरी ने कड़वी हंसी के साथ कहा, विराट, तुम मेरे ड्राइवर के बेटे थे और तुमने मुझे हमेशा नीचा दिखाया, बुली किया, फिर भी मैंने तुमसे प्यार किया और सब कुछ तुम्हें दे दिया। तुम बहुत गंदे हो विराट, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। विराट गुस्से में एक थप्पड़ मारा और कहा, मरो यहाँ। और ये कह विराट वहां से निकल गया। उसके जाते ही जेन्नी ने टेढ़ी मुस्कान के साथ पंखुरी को देख कहा, तुम्हें पता है पंखुरी, तुम किसी आदमी को टच किए बिना ही तुम्हें एड्स कैसे हो गई? ये सुन पंखुरी ने हैरानी से जेन्नी की तरफ देखा और बोली, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बताओ। पंखुरी की बात सुन जेन्नी ने हंसते हुए कहा, क्योंकि विराट तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने एड्स वाली एक इंजेक्शन लाके तुम्हें लगा दिया और तुम इन्फेक्ट हो गई और देखो आज तुम मरने की कगार पर पहुंच गई। ये बात सुन पंखुरी का दिल कांप गया। उसे बहुत बड़ा सदमा लगा। वो आंखें बड़ी किए हुए ही जेन्नी के तरफ देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे फिर से खून की उल्टी हुई तो जेन्नी अपना मुंह ढक के अपना मुंह गंदा वाला बना के वहां से निकल गई। पंखुरी बेड पर लेटे अपने आखिरी सांस को लेते हुए खुद से बोलने लगी, मैंने विराट तुम्हारे प्यार में इतना अंधी हो गई कि अपने डैड की बात नहीं मानी। तुम्हारे बात मान के मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दिया, फिर भी तुम मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे इतनी बड़ी बीमारी दे दी। विराट क्यों, विराट विराट क्यों, इतना नफरत क्यों? ये बोल पंखुरी रोने लगी। तभी वहां पर एक हैंडसम सा लड़का दौड़ते हुए उसके पास आया और पंखुरी को देखते ही जोर से हक कर लिया। उसने रोते हुए कहा, PLZ हॉस्पिटल चलो पंखुरी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
उस लड़के की बात सुन पंखुरी ने अपनी आंखें खोल उसे देखा और स्माइल करते हुए बोली, आयन तुम आ गए। देखो मेरे जाने का वक्त हो गया है, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की। एक तुम और डैड ही थे जो मेरी भलाई चाहते थे। मैंने तुम दोनों को नजरअंदाज किया। आज देखो मुझे मेरी सजा मिल रही है। आयन ने रोते हुए कहा, नहीं पंखुरी, मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा तुम विराट से प्यार करती हो, वो तुम्हें खुश रखेगा, इसलिए मैं यहाँ से चला गया था। मुझे नहीं पता था विराट तुम्हारी ये हालत कर देगा। आई एम सॉरी पंखुरी, मैंने तुम्हें इस बीच रास्ते में छोड़ गया। पंखुरी ने उसके गाल को थाम के कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है आयन, मैंने ही तुम्हें ठुकराया था। पंखुरी ने एक बार फिर खून की उल्टी की और बोली, आयन अगले जन्म में मैं जरूर तुम्हें। ये कहते कहते ही पंखुरी की सांसें थम गई। पंखुरी की डेथ हो गई। आयन उसे पकड़ के रोता रहा। टू बी कंटिन्यूड। पंखुरी की मौत और पुनर्जन्म। अब आगे। एक क्लासरूम में एक लड़की बेंच पर सर रखे एक लड़की सो रही थी। तभी उस लड़की की बेस्ट फ्रेंड अमीषा ने आवाज लगाई, पंखुरी उठो, देखो तुम क्लास में ही सो गई। अरे बाबा उठ भी जाओ, देखो लंच ब्रेक का टाइम हो गया है। तभी उस लड़की की यानी पंखुरी की आंखें खुली और वो सर घुमाकर अमीषा की तरफ देखा। वो अमीषा को देख शॉक हो गई और पूरे क्लासरूम के देखने लगी और फिर अपने आप को देखने लगी। उसने सोचा, मैं यहाँ कैसे? क्या मेरा रिबॉर्न हुआ है? फिर पंखुरी ने अपनी फोन में डेट देखा तो उसे पता चला कि वो 5 साल पहले लौट आई है। ये देख वो खुश हुई और भगवान को मन ही मन थैंक यू बोला, उसे फिर से जिंदगी देने के लिए। अमीषा उसे ऐसे रिएक्ट करते देख हैरान हुई और उसे हिलाकर बोली, अरे पंखुरी तुम ये क्या देख रही हो? पहले क्लासरूम को नहीं देखा क्या? पंखुरी अपने दोस्त को देख झट से गले लग गई और बोली, आई मिस्ड यू सो मच अमू। अमीषा उसकी बात सुन कहा, अरे मेरी जान अभी थोड़ी देर पहले ही तो हम मिले हैं और हर रोज हम साथ ही रहते हैं, तो फिर भी तुम मुझे मिस करने लगी। पंखुरी ने कुछ नहीं कहा और उससे दूर हो गई और अपने एमएन में बोली, आई एम सॉरी अमू, मैंने तुम्हारी बात भी नहीं मानी और मैं उस हरामी विराट के पीछे भगती रही। फिर वो कुछ देर बाद ही मुस्कुराई और बोली, अरे अमू तू तो मेरी जान है, इसलिए मिस करती हो हर वक्त। अमीषा ने उसे अपना मुंह बना के कहा, रहने दे, तुझे उस विराट के अलावा हम दिखाई देते भी है, जा उसके पास उसकी सेवा करने। उसकी बात सुन पंखुरी खामोश हो गई और तभी वहां विराट आया जो जेन्नी के साथ बैठा था। उसने पंखुरी को आवाज लगाई और पंखुरी ने जब उसकी तरफ पलटकर देखी तो विराट उसे एक पल के लिए देखता ही रह गया। पंखुरी बहुत खूबसूरत थी, उसकी आंखों में आज अलग ही चमक थी। विराट उसकी आंखों में देख जैसे एक पल के लिए खो ही गया। फिर वो होश में आया और पंखुरी को देख बोला, पंखुरी जाओ जाके जेन्नी के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ, उसके पेट में दर्द है, उसे कुछ खा के मेडिसिन भी लेनी है। पंखुरी विराट को देख अपने मन में सोची, विराट मैं कितना इडियट थी अपने पिछले जन्म में, तुम मुझे बेवकूफ बनाते रहे और मैं बनती रही। तुम तो हमेशा जेन्नी को ही पसंद करते थे और मुझे तुम दोनों मिलकर बुली किया करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं अपना बदला तुम दोनों से जरूर लूंगी। पंखुरी अपने सोच में गुम थी कि विराट ने उसके सामने चुटकी बजा के कहा, ओ हेलो मैडम, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये सुन पंखुरी अपने होश में आई और तभी अमीषा उसके कान में फुसफुसा कर कहा, तुम्हें इसकी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम क्यों हर बार उसके आगे झुक जाती हो पंखुरी? पंखुरी अपने दोस्त की तरफ देखकर एक स्माइल पास कर दी और बैठी रही। विराट फिर पंखुरी को आवाज लगाई और कहा, तुम अभी तक गई नहीं? तभी जेन्नी उसके पास आई और मासूम सा चेहरा बना के बोली, विराट रहने दो, मैं खुद ले लूंगी, वैसे भी तुम क्यों पंखुरी को बोल रहे हो, मैं खुद जा रही हूँ। ये बोल वो जाने लगी तो विराट ने उसके कलाई पकड़ ली और उसे रोक के कहा, जेन्नी तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, पंखुरी अभी जाएगी। क्यों पंखुरी? उसने पंखुरी की तरफ देख के पूछा। पंखुरी उठ खड़ी हुई और स्माइल करते हुए बोली, ओके मैं ले आती हूँ।
ये बोल वो एटीट्यूड से वहां से चली गई और साथ में अमीषा भी उसके पीछे चली गई। अमीषा ने उसे देख गुस्से में कहा, तुम न पंखुरी बहुत डरपोक हो, तुम क्यों हर बार अस विराट के सामने झुकती हो? वो तुम्हारा यूज कर रहा है, तुम्हें ये कब समझ आएगी? ये सुन पंखुरी ने जवाब दिया, मैं समझ गई हूँ अम्मू, मैं बस उन दोनों को अच्छे से एक मजक चबाना चाहती हूँ, आगे आगे देखो होता है क्या। ये बोल पंखुरी कैंटीन में पहुंचकर कुछ खाने के लिए ऑर्डर करने लगी। टू बी कंटिन्यूड। तुम एक नौकर की बेटी हो। अब आगे। पंखुरी ने कैंटीन में लंच बॉक्स लिया और जैसे ही जाने को हुई तभी वहां पर जेनी की बेस्ट फ्रेंड मिनी आई और पंखुरी को देख बोली, यार पंखुरी तुम न सच में एक नौकर की ही बेटी हो, देखो न विराट और जेनी के लिए कैसे काम करती हो। और वैसे भी विराट जैसा अमीर और हैंडसम लड़का तुम डिजर्व नहीं करती, और उसके लग्जरियस कार में बैठने का भी तुम जैसी लड़की डिजर्व नहीं करती। विराट के साथ तो जेनी ही मैच करती है, तुम जैसी नहीं। ये बोल मिनी हंसने लगी। ये सुन पंखुरी ने मुस्कुरा के पूछा, और मैं कैसी लड़की हूँ? मिनी ने हंसते हुए कहा, विराट की नौकर, जो एक उसकी नौकर की बेटी है। तुम्हें सिर्फ पोछा लगाना, बर्तन धोना और विराट के बच्चों का डायपर चेंज करना, यही काम तुम कर सकती हो। पंखुरी ने ये सुन मिनी से कहा, क्या ये सारी बात तुम्हें विराट ने कही है? मिनी बेटेढ़ी मुस्कुरा के कहा, कहने की क्या जरूरत है, तुम हो ही ऐसी जो उसके पीछे पीछे घूमती हो और उसे शादी के लिए भी कहती हो, अब जाओ जल्दी से लंच बॉक्स लेकर जाओ। ये कह मिनी स्टाइल से वहां से चली गई। उसके जाने के बाद पंखुरी ने अपने मन में कहा, एक ड्राइवर का बेटा हो के खुद को छोटे मालिक कहते हो विराट, तुम्हें इस पोजीशन से गिराने में मुझे बहुत मजा आएगा विराट। ये सोच पंखुरी हंसने लगी। उसे हंसते देख अमीषा ने उसके सिर पर एक चपात लगा के बोली, ये तुम बार बार आज कहाँ खोई जा रही हो? पंखुरी ने कुछ नहीं कहा और अमीषा को लेके कैंटीन में ही बैठ के दोनों लंच करने लगी। दोनों ने पूरा खाना खत्म कर दिया। पंखुरी को आज एक अलग रूप में देखकर अमीषा को बहुत अच्छा लगा। उसने पंखुरी से पूछा, पंखुरी तुम्हें आज कुछ हुआ है क्या? तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। पंखुरी ने उसकी बात सुन कहा, अम्मू मैंने सीधी होके देख लिया, पर सब मुझे इस वजह से कमजोर और डरपोक समझने लगे, इस वजह से सबने मुझे दबा के रखना चाहा, पर अब से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तुम हमेशा अपने लिए स्टैंड लेने के लिए बोलती थी ना, आज से मैं ऐसा ही करूंगी, किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी, खास करास विराट जोशी को डोट। ये कह पंखुरी ने अपने दांत पीस लिए। पंखुरी की बात सुन अमीषा बहुत खुश हुई और उसे गले लगा लिया। तभी वहां पर विराट आया और उन दोनों को देख उनके सामने ही खड़ा हो गया। विराट ने उनके सामने रखी हुई वो खाली हो चुकी बॉक्स को देखी और बोला, पंखुरी मैंने तुम्हें जेनी के लिए लंच लाने के लिए कहा था ना, इतनी देर क्यों लगी? और ये क्या तुमने खा लिया है? उसकी बात सुन पंखुरी ने अपने हाथ और मुंह टिश्यू से पोंछ कर कहा, हाँ मैंने खा लिया क्योंकि मुझे भूख लगी थी। उसकी बात सुन विराट ने गुस्से के साथ कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो पंखुरी? मैंने कहा था न कि जेनी के पेट में दर्द है, उसे मेडिसिन लेने के लिए खाने की जरूरत है, तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? पंखुरी ने हंस के जवाब दिया, जेनी को पेट दर्द है तो तुम जाओ न उसके लिए खाना लेकर आओ, वैसे भी मैंने अपने पैसों से खरीद कर खाया है, तुम बोलने वाले कौन होते हो? पंखुरी की बात सुन मिनी आगे आई और बोली, पंखुरी तुम एक नौकर की बेटी होकर इतना आकर किसको दिखा रही हो? और जो पैसे तुम अपना कह रही हो, वो पैसे तो विराट ही तुमको देता है ना अपने काम का। ये बात सुन के पंखुरी ने विराट के कान में फुसफुसा के कहा, क्या ये बात कि मैं एक सर्वेंट की बेटी हूँ तुमने कही है क्लास में और कॉलेज में? विराट ये सुन घबरा गया और बोला, पंखुरी तुम बात का बतंगर मत बनाओ, और तुमने जो ये हरकत की है ना, इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और तुम मुझसे माफी मांगोगी? पंखुरी ने ये सुन हंस के कहा, मैं क्यों माफी मांगू तुमसे, मैंने क्या कोई गलती की है
जिसके लिए मैं माफी मांगूं? विराट ने ये सुन दांत पीस के कहा, पंखुरी अगर तुम ऐसे ही करती रही न तो मेरी लग्जूरियस कार में तुम्हें हमारे साथ बैठने नहीं दूंगा। उसकी बात सुन पंखुरी ने मन में सोचा, मेरी ही कार को अपना कहते हो और मेरे ही कार में मुझे बैठने नहीं दोगे। देखते हैं आज कौन नहीं बैठता है। ये सोच पंखुरी टेढ़ी स्माइल करने लगी। टू बी कंटिन्यूड। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताइए तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी। अब आगे। पंखुरी ने मन में सोचा, विराट तुम्हें शो ऑफ करना बहुत पसंद है ना? अगर तुम अपने इस झूठे अमीर गिरी से गिरे तो तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी ना? ये सोच पंखुरी मुस्कुराने लगी और अमीषा उसे हिलाते हुए बोली, पंखुरी तुम ये सब इतना कैसे सुन लेती हो यार? मुझे न उस विराट का गला दबाने का मन करता है। ये कह अमीषा दांत पीसने लगी। तो पंखुरी ने उसे शांत रहने का इशारा किया और क्लास में चली गई उसको लेके। विराट कैंटीन से निकलकर एक गली में रुक गया और सोचने लगा, ये पंखुरी आज कुछ बदल गई है। हमेशा वो मुझसे डरती रहती थी, मैं जो कहूँ वो करती थी, मेरे आगे जुबान तक नहीं खोलती थी। फिर आज ऐसा क्या हो गया जो ये लड़की मुझे उल्टा जवाब दे रही है? तभी वहां पर जेनी आई और विराट का एक बाँह पकड़ के बोली, विराट चलो क्लास का वक्त हो गया है। दोनों फिर क्लास में चले गए और पंखुरी और अमीषा तो पहले से ही आ गई थी। पंखुरी आज बहुत मन लगा के पढ़ रही थी। ये बात विराट ने भी नोटिस कर ली थी। फिर उसने भी अपना सर झटका और पढ़ने में मन लगाया। जेनी पंखुरी को देख टेढ़ी स्माइल कर मन ही मन खुश हो रही थी। कुछ देर बाद सारी क्लासेस खत्म हुई और पंखुरी अमीषा के साथ बाहर आ गई। अमीषा अपने कार में घर चली गई और तभी वहां पर मेबाक का एक लग्जूरियस कार आकर रुकी। सबको ये पता था कि ये कार विराट की है। पंखुरी जो अपने कार का ही इंतजार कर रही थी, वो जल्दी से कार में आई और कार के बैक सीट पर बैठ गई। ये देख मिनी और कुछ लड़कियां बोली, ये पंखुरी ऐसे कैसे बैठ रही है? ये कार तो विराट की है ना, तो फिर ये मालकिन जैसा बर्ताव क्यों कर रही है? पंखुरी ने ड्राइवर को कार चलने को कहा। वो ड्राइवर जो कोई नहीं विराट के ही पिता थे। उन्होंने कहा, पंखुरी मैडम, विराट आ ही रहा होगा, थोड़ी देर रुकिए। ये सुन पंखुरी ने अपना सर दबा के बोली, मुझे किसी का इंतजार नहीं करना और वो मेरे साथ मेरी कार में नहीं जाएगा। अब गाड़ी चलाओ। ये सुन विराट के पापा अपने दांत पीस के मन में सोचा, ये लड़की हमेशा तो विराट के साथ जाती है, उससे डरती है। आज क्या हो गया? अचानक कैसे बदल गई ये? कोई न कुछ दिनों बाद तो तुम मेरी बहू बनोगी, तब देखता हूँ तुम्हें। फिर उन्होंने नकली हंसी के साथ कहा, क्या आपका और विराट का झगड़ा हुआ है? PLZ उसे गलत मत समझिए, वो दिल का बहुत अच्छा है। तो पंखुरी ने गुस्से से कहा, मैंने कहा ना, गाड़ी चलाइए। लेकिन विराट के पापा गाड़ी चला ही नहीं रहे थे। तभी उन्हें विराट जेनी के साथ आते हुए दिखा, तो उन्होंने एक्साइटेड होके कहा, वो देखिए विराट आ गया। विराट और जेनी वहां पहुंच गए तो विराट के पापा ने कहा, छोटे मालिक बैठ जाइए। ये सुन विराट अपने फ्रेंड के सामने घमंड से मुस्कुरा दिया और कार का दरवाजा खोल जैसे ही बैठने को हुआ तो पंखुरी ने उसे रोक लिया और ये देख विराट ने उसके कान में कहा, पंखुरी यहाँ तमाशा मत करो, चुपचाप मुझे अंदर बैठने दो। ये सुन पंखुरी ने कहा, ये कार मेरी है और मैं आज अकेली जाना चाहती हूँ, तुम अलग से आ जाओ। ये सुन विराट ने कहा, देखो पंखुरी, मैं तुमसे माफी मांग लूंगा, पर PLZ दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जत मत करो। पंखुरी का ऐसा रवैया देख मिनी ने कहा, ये पंखुरी मालकिन जैसा रैट क्यों कर रही है? तभी दूसरी लड़की ने कहा, अरे विराट बहुत काइंड हार्टेड है, इसलिए तो वो पंखुरी को कभी नौकर की बेटी होने का एहसास भी नहीं करवाता। ये पंखुरी तो सच में बहुत शेमलेस है। तो मिनी ने दांत पीस के कहा, विराट ही इसे झेल सकता है, अगर मैं होती तो इसको इसकी जगह दिखाती और इसे अभी के अभी बाहर निकालती। मिनी ने विराट को जोर से चिल्ल के कहा,
विराट थ्रो हर आउट। विराट, उसके साथ ही सारी लड़कियां चीखने लगी कि पंखुरी को बाहर निकाल दो। ये देख विराट ने पंखुरी से कहा, पंखुरी पीएलजेड बैठने दो, देखो सब लोग देख रहे हैं, अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो मैं अभी के अभी तुम्हें कार से बाहर फेंक दूंगा। पंखुरी उसको देखती रही और विराट ने पंखुरी का हाथ पकड़ के उसको कार से बाहर खींच लिया और खुद जाके कार में बैठ गया और जेनी को भी बिठाया। ये देख सभी लड़कियां हंसने लगी और विराट ने कहा, ड्राइवर गाड़ी चलाओ। जेनी भी पंखुरी को देख टेढ़ी मुस्कुरा दी और विराट के पापा भी मजाक उड़ाते हुए कार चला के चले गए। तभी मिनी ने कहा, क्या हुआ? विराट ने बाहर फेंक दिया। उसकी बात सुन पंखुरी ने टेढ़ी स्माइल की और अपने डैड को कॉल लगा दी। पंखुरी के पापा ने फोन उठाया तो पंखुरी ने कहा, पापा हमारा ड्राइवर मेरी बात नहीं मानते, वो मुझे अकेले छोड़कर चला गया है, पीएलजेड उनको फायर कर दीजिए। ये कह पंखुरी ने फोन रख दिया। तो मिनी ने उसे देख पूछा, तुम किसे कॉल करी थी? तो पंखुरी ने कहा, तुम्हें इससे क्या, मैं अपनी कार का वेट कर रही हूँ। ये सुन मिनी ने हंसते हुए कहा, वो कार तो गई, क्या तुम किसी और को बुला रही हो? ये सुन पंखुरी ने भी हंसते हुए कहा, देखना अभी के अभी वो कार लौट के आएगी। वो ये बोली ही थी कि तभी कार लौट के आई और विराट के पापा बाहर निकलकर पंखुरी से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, पर पीएलजेड मुझे नौकरी से मत निकालिए, मेरे इसके अलावा कुछ काम नहीं है। और ये कह विराट के पापा ने कार का दरवाजा खोला और पंखुरी को बैठने को कहा। तो पंखुरी ने कहा, इसमें इसको पहले बाहर करो। ये सुन विराट के पापा ने विराट और जेन्नी को बाहर आने को कहा और वो दोनों मुंह बनाते हुए बाहर आ गए। और तभी पंखुरी अंदर बैठ गई। टू बी कंटिन्यूड। पंखुरी का विराट को कार से निकालना। अब आगे। पंखुरी के फोन करने के 2 मिनट बाद ही कार वापस आ गई और विराट और जेन्नी मुंह बना के उतर गए। उनके उतरते ही विराट के पापा ने पंखुरी के लिए कार का दरवाजा खोला और पंखुरी वहां बैठ गई। विराट के पापा ने कहा, पंखुरी तुम्हें इतनी छोटी बात के लिए अपने डैड को कॉल करने की जरूरत नहीं थी। मैं मानता हूँ तुम्हारे और विराट के बीच कुछ झगड़ा हुआ है, पर अपने डैड को कॉल करने की जरूरत नहीं थी। उनकी बात सुन पंखुरी ने मुंह फर के कहा, आपका कोई हक नहीं बनता मुझे मेरे नाम से पुकारने का। आप ही थे न वो जो अभी अपने बेटे की हरकत देखने के बाद भी मुझे छोड़ के चले गए थे। और एक बात आप भूल गए, क्या आपको पैसे कौन देते हैं? अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं तो आप रिजाइन कर दीजिए, हमें बहुत ड्राइवर मिल जाएंगे। पंखुरी की बात सुन विराट के पापा घबरा गए और बोले, नहीं मैडम आप ऐसा मत कीजिए, मुझसे मेरी जॉब मत छीनिए। तभी जेन्नी ने कहा, पंखुरी मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, पर विराट के साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? वो तो हमेशा तुमसे अच्छा बिहेव करता है ना? जेन्नी की बात सुन विराट ने पंखुरी के पास आके बोला, पंखुरी अब ज्यादा नाटक मत करो, देखो सब लोग मुझे ही देख रहे हैं और तुम मुझे सच में गुस्सा दिला रही हो। तुम मुझे ऑफेंड कर रही हो पंखुरी। पंखुरी ने अपने मन में कहा, ऑफेंड? हाँ, अभी तो शुरुआत है विराट और जेन्नी, मैं तुम लोगों की हालत खराब न कर दी ना, तो मेरा नाम भी पंखुरी अवस्थी नहीं। तभी मिनी ने कहा, पंखुरी तुम अपने मालिक के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकती हो? विराट तुम्हें कुछ कहता नहीं, इसका ये मतलब तो नहीं न कि तुम उसे ही उसके गाड़ी से बाहर निकाल दोगी। ये सब सुन पंखुरी ने कुछ नहीं कहा और कार का विंडो लगा लिया। फिर विराट के पापा भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। उन्होंने फिर से कहा, मैडम विराट को भी बुला लीजिए, वो कैसे जाएगा? पंखुरी ने इरिटेट होकर कहा, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं उन दोनों के साथ नहीं जाना चाहती और आगे से वो कभी मेरे कार में नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपकी कंप्लेंट करने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। पंखुरी की बात सुन विराट के पापा घबरा गए और पंखुरी ने कहा, ड्राइव। पंखुरी की कार विराट के मुंह में धूल उड़ाते हुए चली गई। जेन्नी अपना पैर पटकते रह गई। उसने बेचारा मुंह बना के कहा, विराट तुमने उसे रोका क्यों नहीं? अब हम कैसे जाएंगे?
विराट अंदर ही अंदर गुस्से में जल उठा। उसने अपनी मन में कहा, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं पंखुरी, तुमने मुझे ऐसे ही छोड़ गई, तुम मुझे रेंट हुए माफी मांगने आओगी। फिर जेन्नी की तरफ देख बोला, चलो आज टैक्सी का राइड लेते हैं, कभी कभी ऐसे भी चलना चाहिए ना। ये सुन जेन्नी ने मुंह बना लिया और पैर पटकते हुए विराट के बाद पीछे पीछे चली गई। वो दोनों अब टैक्सी का इंतजार करने लगे। उधर कार में पंखुरी अपने मन में बोली, बहुत जीली तुम लोगों ने मेरे वजह से अमीरों की जिंदगी, अब अपनी असली औकात में आने का वक्त आ गया है तुम लोगों का। और फिर विराट के पापा की तरफ देख बोली, आपको भी सजा जरूर मिलेगी अंकल, आप मेरे पापा के दोस्त हो के भी उनकी ही प्रॉपर्टी पर नजर डाली, आपको भी मैं आपकी जगह जरूर दिखाऊंगी। ये सोच पंखुरी के मन में आग जलने लगी। वो कुछ देर अपनी आंखें बंद कर ली। ड्राइविंग सीट पर बैठे विराट के पापा गुस्से में अपने दांत पीसने लगे। कुछ देर बाद ही पंखुरी अपने घर पहुंच गई। वो कार से उतरी और अपने आलिशा घर को देखने लगी। ये घर नहीं एक महल जैसा था, जो अपनी पिछली जिंदगी में अपने डैड के मौत के बाद ही विराट ने उससे सारी प्रॉपर्टी ले ली थी झूठी वादे करके। और उसके बाद जब सारी प्रॉपर्टी विराट के नाम हो गई तो उसने पंखुरी को एड्स से इन्फेक्ट करवा दिया और पंखुरी को इस घर से निकाल के एक झोपड़ी में ले गया। पंखुरी ने पिछले जन्म में 5 साल से अपने घर को नहीं देखा था, इसलिए उसके लिए घर में आना भी 5 साल बाद ही हो रहा था। वो इमोशनल हो गई, उसके आंखों से आंसू बह निकले। सब कुछ वैसा ही था जो उसने अपने पिछले जन्म में 5 साल पहले देखा था। वो धीरे धीरे अंदर गई और लिविंग रूम में ही घर की पुरानी मेड आशा जी दिखाई दी। उन्होंने पंखुरी को देख उसके पास आई और पूछी, पंखुरी बेटा, छोटे मालिक नहीं आए आपके साथ? पंखुरी ने आशा जी को देख मन में सोचा, आशा आंटी, आपने भी मुझे विराट से दूर रहने के लिए कितनी बार कहा था, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं सुनी। पापा और आयन के बाद आप ही थी जो मेरे भलाई चाहती थी, लेकिन मैंने विराट के प्यार में पागल हो के सबको अनदेखा कर दिया। आशा आंटी, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। पंखुरी को चुप देख आशा जी ने फिर पूछा, पंखुरी बेटा, तुमने बताया नहीं छोटे मालिक नहीं आए? पंखुरी उनकी बात सुन होश में आई और बोली, आशा आंटी, आज के बाद इस घर की कोई छोटे मालिक नहीं है। पंखुरी की बात सुन आशा जी खुश हो गई और अपने मन में सोची, लगता है पंखुरी बेटा को विराट की असलियत पता चल गई। मुझे बहुत खुशी हुई। ये सोच वो मुस्कुराने लगी। तभी उन्होंने पंखुरी को बताया, पंखुरी बेटा, अयन आया है, तुम्हारी बारे में पूछ रहा था, वो गार्डन में है, मैं उन्हें बता दूं कि आप आ गई है। अयन का नाम सुन पंखुरी खुश हो गई। उसके आंखों में बहुत सारी इमोशन दिखाई देने लगी। वो खुशी से उछलते हुए बोली, नहीं आंटी, मैं खुद जाके मिल लूंगी। ये बोल वो दौड़ते हुए अयन के पास चली गई। टू बी कंटिन्यूड। अयन मिलने आया पंखुरी से। अब आगे पंखुरी गार्डन के तरफ जाने लगी। वो अयन के पास पहुंच गई। अयन उसके तरफ पीठ करके खड़ा था। पंखुरी एक एक कदम धीरे धीरे बढ़ा रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखें नम होने लगी। वो एक तक अयन को देख रही थी। पंखुरी अयन के पीछे खड़ी हो गई और हल्की आवाज में पुकारी, अयन। अयन ने पीछे मुड़ के देखा तो पंखुरी को अपने सामने पाया। पंखुरी को अपने सामने देख अयन की दिल को सुकून मिला। दोनों एक दूसरे के आंखों में देखने लगे। पंखुरी ने अपनी धीमी आवाज में कहा, अयन तुम यहाँ कब आए तुम? अयन उसकी बात सुन होश में आया और बोला, वो मैं तुम्हें देखने आया था। फिर अपने मन में बोला, तुम तो मुझे देखना भी नहीं चाहती। पंखुरी ने अयन का जवाब सुन खुश हो गई और वो अपने मन में कहने लगी, अयन ये 20 साल का हैंडसम सा लड़का जो पापा ने मेरे लिए चुना था, पर मैं अंधी इतने हॉट हैंडसम से लड़के को छोड़ उस धोखेबाज वाहिवात विराट के पीछे भागती रही। पर अब मैं सारी गलती सुधारूंगी। पंखुरी ये सब स्माइल करते हुए सोच रही थी। अयन माथुर इंडस्ट्री का एक लौटा वारिस, जो पूरा माथुर एम्पायर अयन का ही था। दिखने में गोरा, बाल सिल्की और टॉल, जो कोई भी लड़की देख के उसे अपना दिल दे दे।
पंखुरी कुछ न बोलते देख अयन ने कहा, पंखुरी मैं चलता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया था। अयन जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, पंखुरी ने उसे आवाज लगाई और मुस्कुरा के बोली, अयन क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगे? आशा आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अयन पंखुरी के मुंह से ये सुन शॉक हो गया, क्योंकि पंखुरी पहली बार उसे ऐसे खाने के लिए पूछ रही थी, नहीं तो वो पहले सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। अयन ने शॉक होते हुए अपने तरफ पॉइंट करते हुए पूछा, क्या तुम मुझसे पूछ रही हो? पंखुरी ने हाँ में सर हिला दिया। पंखुरी अयन को देख एक्साइटेड हो गई थी, उसके आंखें सब कुछ बयान कर रही थी। अयन ने फिर ओके कहा और पंखुरी उसे लेके अंदर चली गई। उधर विराट जेनी के साथ टैक्सी में आ रहा था। वो आज पहली बार ऐसे आ रहा था, क्योंकि आज तक उसने पंखुरी के भोलेपन का और उसके प्यार का गलत फायदा उठाया था। उसने कभी आज तक गरीबों वाली फील नहीं की पंखुरी के बदौलत। साथ ही में जेनी को भी पंखुरी के पैसों पर ऐश करवाता था। वो दोनों आज अच्छे से थक गए थे। ऐसे ही पहले विराट ने जेनी को उसके घर छोड़ा और फिर खुद पंखुरी के घर आ गया, क्योंकि वो वहां ही रहता था। घर के अंदर पंखुरी और अयन बातें कर रहे थे। पंखुरी ने कुछ सोचकर अयन से पूछा, अयन मैंने सुना है तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, तुम टॉपर हो? अयन ने उसकी बात सुन मुस्कुरा के हाँ में सर हिला दिया। तो पंखुरी ये सुन सैड फेस बना के अयन के पास जाके उसका हाथ पकड़ बोली, अयन क्या तुम मुझे ट्यूशन दे सकते हो? वो मैं पढ़ाई में थोड़ी वीक हूँ। अयन ने ये सुन कहा, पर तुम्हें तो विराट ट्यूशन देता है ना? ये सुन पंखुरी ने कहा, वो देता है, पर फिर भी मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रही। अब मैं ट्यूटर बदलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे रोज ट्यूशन दे सकते हो? पंखुरी ने पप्पी फेस बना के कहा और अपनी टिमटिमाती आंखों से अयन को देखने लगी। अयन ये सुन फिर शॉक हुआ और अपने मन में सोचा, ये आज पंखुरी को क्या हो गया है? उसने तो आज तक विराट से ट्यूशन ली थी और आज वो विराट को नजरअंदाज कर रही है। अयन को चुप बैठा देख पंखुरी ने उसे थोड़ा हिला के कहा, क्या हुआ अयन, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अयन अपने होश में आके हाँ में सर हिला दिया और ये देख पंखुरी बहुत खुश हो गई और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। अयन उसकी मुस्कान में खो गया। फिर पंखुरी ने कहा, तो आज से ही शुरू करे। अयन ने ओके कहा तो पंखुरी उसे अपने कमरे में ले गई। अयन जाते वक्त अपने और उसके हाथ को देख रहा था जो पंखुरी ने थाम के उसे ले जा रही थी। अयन पंखुरी से बहुत प्यार करता था, पर पंखुरी विराट को पसंद करती थी, इसलिए उसने कभी पंखुरी को फोर्स नहीं किया और उसके हिसाब से उसकी खुशी जीनी दी। पर अफसोस अयन ने पंखुरी के खुशी के लिए उसे छोड़ा, पर यही पंखुरी को ले डूबी। अयन और पंखुरी के रूम में पहुंच गए। पंखुरी ने अयन को उसके स्टडी टेबल के पास चेयर पर बिठाया और पंखुरी भी उसके साथ ही एक चेयर पर बैठ गई। अयन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से पंखुरी की बुक ली और पंखुरी को इम्पोर्टेंट नोट बताने लगा। पर पंखुरी मुस्कुराते हुए अपना हाथ टेबल पर टीका के उसकी ठुड्डी पर हाथ रख अयन को देख रही थी। अयन ने जब पंखुरी की तरफ देखा तो पंखुरी को उसके तरफ देखता पाकर वो थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि पंखुरी आज अलग ही बर्ताव कर रही थी उसके साथ। उसे अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी कि पंखुरी उससे दोस्ती कर रही थी। फिर ऐसे ही उन दोनों को पढ़ते हुए 2 घंटे बीत गए और तभी वहां आशा जी आई और पंखुरी के तरफ देख बोली, पंखुरी बेटा डिनर रेडी है, आप दोनों आ जाओ जल्दी। ये सुन पंखुरी मुस्कुरा दी और उसने अयन को फ्रेश होने वॉशरूम भेज दिया और वो खुद दूसरे रूम में चली गई फ्रेश होने। थोड़ी देर बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर आ गए। आशा जी ने टेबल पर खाना लगा दिया। सब खाना टेबल पर लग गया और आशा जी ने पंखुरी से पूछा, पंखुरी बेटा विराट खाने नहीं आ रहा क्या? पंखुरी ने कहा, नहीं आंटी, वो आज से मेरे साथ डिनर नहीं करेगा, क्योंकि वो और मैं अलग अलग है, उसके लिए अब से आप भी कुछ नहीं बनाएगी। ये सुन अयन और आशा जी हैरान हो गए,
क्योंकि आज पहली बार हो रहा था कि पंखुरी विराट के बगैर खाना खा रही थी। ये जान के अयन और आशा जी के फेस पर स्माइल आ गई। टू बी कंटिन्यूड। तुम किसी और को कैसे डेट कर सकती हो? अब आगे। पंखुरी आज पहली बार विराट के बगैर खाना खा रही थी। अयन चुपके से पंखुरी की तरफ देखता है और फिर नजर चुरा लेता है। पंखुरी ये नोटिस कर रही थी, पर वो भी चुप चुप के अयन को देख रही थी। उनका खाना लगभग खत्म हो ही गया, तभी वहां विराट आया और आते ही पंखुरी पर बरस पड़ा। विराट ने अयन को देख गुस्से में पूछा, ये कौन है पंखुरी? और तुम इसके साथ क्या कर रही हो? और तुम क्या अब किसी और को डेट करके मुझे जलाना चाहती हो? फिर एक हंसी के साथ विराट ने कहा, तुम्हारी ये गलत फहमी है पंखुरी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं जला। और आज तुमने मेरे पापा के साथ इतनी बदतमीजी से कैसे बात करी? पंखुरी ने ये सुन कहा, तुम होते कौन हो जो मैं तुम्हें जलाऊंगी? और अयन मेरा गेस्ट है, तो मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं सुनूंगी। और दूसरी बात, तुम्हारे पापा मेरे ड्राइवर है, तो अगर वो मेरी बात को काटेंगे तो कंप्लेंट जरूर जाएगी मेरे पापा के पास। ये सुन विराट ने पंखुरी का मजाक उड़ाते हुए कहा, इसलिए तुम्हारी एग्जाम अच्छी नहीं जाती क्योंकि तुम लड़के के साथ डेट पर जाती रहती हो। पंखुरी ने मुस्कुरा के कहा, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं किसी के भी साथ डेट पर जाऊं? और वैसे भी मेरे जिंदगी में दखल देने वाले तुम कोई नहीं होते, समझे? अयन जो उन दोनों के झगड़े को देख रहा था, उसने चेयर से उठकर पंखुरी से कहा, पंखुरी मैं अब चलता हूँ, देर हो गई है। पंखुरी ने मुस्कुरा के हाँ में सर हिलाया और बोली, कल मिलते हैं अयन। अयन ये सुन मुस्कुरा दी और पंखुरी को बाय बोल के चला गया। उसके जाते ही विराट ने पंखुरी के पास आके उसे गुस्से में कहा, ये यहाँ क्यों आया था? और आज के बाद ये यहाँ नहीं आना चाहिए पंखुरी। पंखुरी ने ये सुन गुस्से में कहा, अयन यहाँ हर रोज आएगा और तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। ये कह पंखुरी जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, विराट ने उसे रोक के कहा, मैं क्यों नहीं आऊंगा, मैं तुम्हें ट्यूशन देता हूं ना। पंखुरी ने ये सुन कहा, तुम अब से इस जॉब से निकले जाते हो, क्योंकि जब से तुमने मुझे ट्यूशन देना स्टार्ट किया है तब से मेरी मार्क्स कम आते गए हैं। तुम आंचे से नहीं पढ़ते। विराट ने टेढ़ी स्माइल कर कहा, तुम्हें अच्छे मार्क नहीं मिलते क्योंकि तुम डम्ब हो, गधी हो। जेनी को भी तो मैं ट्यूशन देता हूँ, वो तो कितनी अच्छी है पढ़ाई में, तुम ऐसे लड़कों के साथ डेट पर जाते हो इसलिए तुम पढ़ाई में बुरी हो, समझी? ये सुन पंखुरी ने कहा, तो तुम्हें आज से मैं आजाद करती हूँ, तुम जा सकते हो। विराट ये सुन घबरा गया और मन में सोचा, अगर मैंने ये छोड़ दिया तो पंखुरी जो मुझे इतने पैसे देती हो वो मुझे नहीं मिलेगा। कॉलेज में सब मुझे अमीर समझते हैं, मेरी तो नाक कट जाएगी। मैं ऐसे ही ये ट्यूशन देना नहीं छोड़ सकता। तभी विराट ने कहा, पंखुरी मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ, तुम बस इस बात से गुस्सा हो न कि मैं जेनी के साथ रहता हूँ, तो मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। ओके, अब मुझे ट्यूटर जॉब से मत निकालो। ये सुन पंखुरी जोर जोर से हंसी और बोली, तुम कितने गलत फहमी में हो न विराट, किसने कहा कि मुझे तुम्हें जेनी के साथ देखकर अच्छा नहीं लगता? तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो और ये फालतू की बातें अपने दिमाग में मत लाना कि मुझे तुम्हें जेनी के साथ देखकर बुरा लगता है। ये सुन विराट शॉक हो गया और हकल के बोला, पर तुम ही तो मुझे जेनी के साथ देखकर हर बार रोती थी, मुझे डेट करने के लिए आगे पीछे घूमती थी, और मैंने तुम्हें भाव नहीं दिया तो तुमने किसी और को डेट कर लिया। और एक बात, तुम चाहे 10 ट्यूटर बदल लो पर तुम पढ़ाई में कभी अच्छी नहीं हो सकती। ये सुन पंखुरी ने मुस्कुरा के कहा, देख लेंगे, अब तुम जा सकते हो, और हाँ अपना सामान लग्जरी रूम से सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट कर लो, ठीक है? और ये कह पंखुरी वहां से गाना गाते हुए चली गई। विराट वो ही दांत पीस के रह गया। उसने मजबूरी में अपना सारा सामान लग्जरी रूम से निकाल लिया और सर्वेंट क्वार्टर में ले गया। वो गुस्से में लाल पिला होने लगा। उसने रूम में जाके दांत पीस के बोला, पंखुरी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं मेरी और मेरे पापा का बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा।
दूसरी तरफ पंखुरी अपने बेडरूम में जाके नहाने चली गई और थोड़ी देर बाद वो बाहर आई और उसने नाइट सूट पहन लिया और वो बेड पर लेट गई। वो लेटे लेटे अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लगी कि कैसे विराट उसे मैनिपुलेट करता था। अपने ही घर में वो नौकर जैसी रहती थी क्योंकि विराट और उसके पापा पंखुरी पर हुक्म चलाते थे। पंखुरी भी विराट को अपने पास रखने की आश में वो कुछ नहीं कहती और अपने पापा से भी सब बातें छुपा के रखती थी। उसने खुद से कहा, मैं इस जन्म का अच्छे से इस्तेमाल करूंगी। विराट, जेनी और तुम लोगों का जो गैंग है ना, मैंने अगर तुम लोगों को खून के आंसू ना रुलाया तो मैं भी पंखुरी अवस्थी नहीं। अब से तुम लोगों का सामना डरी सहमी पंखुरी से नहीं, दबंग पंखुरी से होगी। अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो तुम लोग। और फिर अयन के बारे में सोच के मुस्कुराने लगी और ऐसे ही उसे नींद आ गई। दूसरी तरफ अयन भी अपने घर पहुंच गया और फ्रेश होके अपने रूम में ही था। वो पंखुरी के बारे में सोच रहा था कि पंखुरी ने कैसे आज इतनी अच्छी से मुस्कुरा के बात की और उसे ट्यूशन भी देने के लिए कहा, नहीं तो वो हमेशा विराट विराट ही कहती रहती थी। पंखुरी का बदला हुआ उसके लिए रवैया अयन को बहुत अच्छा लगा और वो ऐसे ही सो गया। टू बी कंटिन्यूड। पंखुरी ने विराट को लात मार के कार से निकाल दिया। अब आगे। पंखुरी की नींद सुबह के 7 बजे खुली और वो एक स्माइल करके उठी और वॉशरूम चली गई। वो नहाते वक्त भी गॉड को थैंक यू बोल रही थी उसे एक और मौका देने के लिए। खैर, वो नहा के आई और सीधे कॉलेज जाने के लिए रेडी हो गई। वो रेडी होके नीचे गई और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। आशा जी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट लाई और पंखुरी नाश्ता करने लगी। उसने आशा आंटी को भी साथ में ही खाने के लिए कहा। आशा आंटी भी पंखुरी के साथ ही नाश्ता करने लगी क्योंकि पंखुरी के साथ सिर्फ आशा आंटी ही थी उसके ख्याल रखने के लिए। पंखुरी के पापा बिजनेस के चलते अब्रॉड में थे। दोनों ने नाश्ता खत्म करी और पंखुरी आशा आंटी को बाय बोल के बाहर चली गई। बाहर ही विराट के पापा कार में बैठे थे। पंखुरी कार के बैक सीट पर बैठी और कार ड्राइव करने के लिए कहा, लेकिन तभी विराट डोट हुए आया और कार का गेट खोल सीधे पंखुरी के पास ही बैठ गया। पंखुरी ये देख अपनी आंखें छोटी कर ली और उसे घूरने लगी। विराट ने अपने पापा से कहा कि पापा पहले जेनी को पिक कर लेना, फिर हम कॉलेज जाएंगे। विराट के पापा ने भी मुस्कुरा के हाँ बोला। ये देख पंखुरी ने अपनी भौं चढ़ा ली और बोली, आज के बाद मेरे कार में कोई नहीं बैठेगा, इंक्लूडिंग यू विराट। विराट ये सुन हैरान होते हुए कहा, पर हम तो रोज ऐसे ही चलते थे, फिर आज तुम्हें क्या हुआ? पंखुरी ने स्माइल करके कहा, मैं मालिक हूँ तो अब से मेरा मन है अकेले जाने का और तुम खुद ब खुद बस से चले जाओ, मेरे साथ बैठने की तुम्हारी औकात नहीं है। ये सुन विराट ने गुस्से के साथ कहा, तुम्हें हो क्या गया है पंखुरी? तुम कल से इतना रुड बिहेव क्यों कर रही हो? तभी विराट के पापा ने भी कहा, हाँ मिस, आप दोनों तो साथ में ही जाते थे तो अब क्या हो गया? पंखुरी ने उन्हें अनदेखा करके कहा, मैंने कहा न, आज से मैं अकेले जाऊंगी, कोई भी मेरे कार में नहीं आएगा, मतलब कोई नहीं। ये बोल के पंखुरी ने विराट को एक लात मार दी और विराट सीधे कार के बाहर गिर पड़ा। फिर पंखुरी ने अपने हाथ झाड़ के कार का दरवाजा लॉक करके कार ड्राइव करने के लिए कहा और उसकी कार चली गई। विराट नीचे गिर के दर्द से कराह रहा था। अचानक गिरने से उसके कोहनी पर चोट आई थी। वो गुस्से में बोला, पंखुरी अब मुझे सच में गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरे पापा की इंसल्ट करी, मुझे नीचा दिखाया, मैंने तुमसे माफी न मंगवाई तो मेरा नाम भी विराट नहीं। ये बोल के वो उठा और वहां से जाने लगा। वो जाके बस स्टॉप में वेट करने लगा। कुछ देर बाद बस आई और वो चला गया। जेनी भी आज बस से ही आई थी। पंखुरी कॉलेज पहुंच गई और एंट्रेंस गेट पर ही उसने अमीषा को देखा, जो उसका ही वेट कर रही थी। पंखुरी अमीषा के पास गई और उसने अमीषा को हग कर लिया। अमीषा ने भी हग कर लिया और दोनों अपने क्लासरूम में जाने लगी।
वो दोनों क्लासरूम में अंदर गई और तभी जेनी की दोस्त मिनी ने उनका रास्ता रोक लिया और एरोगेंटली पंखुरी से बोली, पंखुरी तुमने कल विराट को डिच किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे ऐसे बिहेव करने की? तुम सिर्फ उसके ड्राइवर की बेटी हो के इतना एटीट्यूड क्यों है तुम में? और तुमने कल कार से उन्हें बाहर कर दिया। उसकी बात सुन पंखुरी ने अपनी आई रोल करके कही, क्योंकि वो कार मेरी है, मैं जिसके साथ चाहे जो करूं। जिसको मन करेगा मेरे कार में बिठाऊंगी और जिसको मन करेगा बाहर फेंक दूंगी। मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये बात सुन मिनी ने कहा, ओपीएलजेड तुम एक नौकर की बेटी हो और तुम्हारा पूरा परिवार विराट के घर में काम करती है, तो तुम ये ढोंग करना बंद करो। मिनी की बात सुन अमीषा ने कहा, तुमसे ये बात किसने कही कि पंखुरी नौकर की बेटी है और उसकी फैमिली विराट के घर में काम करते हैं? ये बात सुन मिनी ने कहा, मैं जेनी की बेस्ट फ्रेंड हूँ और जेनी और विराट हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो ये बात भी विराट ने ही उसे बताया तो मुझे भी जेनी ने ही बताई। ये बात सुन अमीषा ने कहा, तुम्हें पता भी है विराट नौकर है या पंखुरी? वो आगे बोलने ही वाली थी कि तभी वहां विराट जेनी के साथ आया और उन लोगों के बीच आके उन लोगों की बात को बीच में ही रोक दिया और बोलने लगा कि चलो क्लास शुरू होने वाली है। मिनी जाने के लिए रेडी नहीं थी पर जेनी ने उसे खींच के सीट के पास ले गई और उसे सीट पर बिठा दिया। अमीषा भी अपने सीट पर चली गई। पंखुरी ने विराट को देख मुस्कुरा के बोली, क्या तुमने ये बातें फैलाई है कि मैं तुम्हारी नौकर की बेटी हूँ? मैं सबको बोल दूं क्या आखिर सच क्या है? उसकी बात सुन विराट ने घबरा के कहा, पंखुरी छोड़ो ये बातें, देखो क्लास शुरू होने वाली है, जाओ अपनी सीट पर। ये कह विराट अपना पसीना पोंछ के जेनी के पास बैठ गया। पंखुरी जाते हुए विराट को देख मन में सोची, खेल लो, कितना खेलना है विराट, मेरे पास भी टाइम है, मैं तुम्हें धीरे धीरे करके तोड़ूंगी, जैसे तुमने मुझे तोड़ा था। ये सोच स्माइल कर पंखुरी अमीषा के पास बैठ गई। कुछ देर बाद क्लास में टीचर आई और पढ़ाना शुरू किया। पंखुरी बहुत ध्यान देके पढ़ाई कर रही थी। विराट ये नोटिस कर रहा था। वो तिरछी नजरों से पंखुरी को देख रहा था। पंखुरी को इतना मन लगा के पढ़ते देख उसे भी हैरानी हुई। कुछ देर बाद टीचर चली गई और जेनी ने मुंह बनाते हुए विराट से बोली, विराट यहाँ सब कहते हैं कि पंखुरी एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, क्या ये सच है? ये बात सुन विराट जबरदस्त मुस्कुरा के कहा, जेनी, पंखुरी को मेरे डैड बहुत प्यार करते हैं, अपने बेटी मानते हैं, इसलिए मैं भी उसे कुछ नहीं कहता। बाकी कोई और बात नहीं है। जेनी ये सुन राहत की सांस ली और पंखुरी के तरफ देख सोची, हाँ विराट सही कह रहा है, क्योंकि पंखुरी ने ओल्ड फोन यूज करती है और विराट ब्रांडेड फोन यूज करता है और मुझे विराट कितनी महंगी महंगी गिफ्ट्स भी खरीद के देता है। इससे ही पता चलता है कि कौन किसके सर्वेंट है। ये सोच जेनी टेढ़ी स्माइल करने लगी और पंखुरी को देखने लगी, जो अपने फोन में अयन के साथ चैट कर रही थी। टू बी कंटिन्यूड। विराट की बर्थडे प्लानिंग। अब आगे। विराट ने पंखुड़ी की तरफ अपने जलते हुए निगाह से देख रहा था, क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था यूं पंखुड़ी का उसे इग्नोर करना। वो गुस्से में दांत पीसने लगा। कुछ देर बाद लंच ब्रेक की बेल बजी और जैसे ही पंखुड़ी और अमीषा जाने के लिए उठी, तभी वहां पर विराट आया और बोला, पंखुड़ी तुम ये जो मन लगा के पढ़ने का नाटक कर रही हो, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि तुम कभी पढ़ाई में अच्छी नहीं हो सकती। उसकी बात सुन पंखुड़ी ने मुस्कुरा के कहा, आज तक ऐसा हुआ क्योंकि मैंने गलत इंसान से ट्यूशन ली थी, इसलिए अब मैंने तुम्हारे जगह अयन को चूज कर लिया है। पंखुड़ी का ऐसा जवाब सुन विराट को गुस्सा आया और बोला, तुम मुझे ऐसे कैसे निकाल सकती हो? और वैसे भी तुम्हें मेरे अलावा कोई हैंडल नहीं कर सकता। पंखुड़ी उसकी बात सुन मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है तो अब ट्यूटर बदल के देख ही लेती हूँ कि इस बार मेरी एग्जाम कैसे जाती है। विराट ने गुस्से में दांत पीस के कहा, तुम्हें पता है तुम फेल क्यों होती हो? क्योंकि तुम लड़कों से ज्यादा ही चिपकती हो। मैंने देखा है
थोड़ी देर पहले तुम अयन के साथ कैसे हंस हंस के चैट कर रही थी। मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं जो अलग अलग लड़के के साथ घूमती हो। कुछ दिन पहले तो मेरे आगे पीछे घूमती थी तुम, अब अयन के पीछे लग गई। पंखुड़ी उसे ध्यान से देख हंस के बोली, तो तुम्हें क्या मिर्ची लग रही है? मैं जिसके साथ भी घूमूं, तुम हमारे स्टैंडर्ड को मैच नहीं करते। तुम्हें पता है न अयन कौन है? तो अपना ये एटीट्यूड अपने पास रखो। और ये बोल पंखुड़ी अमीषा के साथ बाहर चली गई। विराट वही खड़ा दांत पीस के रह गया। जेनी जो कब से विराट और पंखुड़ी को घूर रही थी, वो विराट के पास आई और बोली, तुम पंखुड़ी से क्या बात कर रहे थे? विराट ने अपनी नजर इधर उधर करके कहा, जेनी कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही कुछ पूछ रहा था। जेनी ने फिर अपना सर झटक के बोली, विराट कल तुम्हारा बर्थडे है, तो क्या तुम कल मेरे लिए एक ड्रेस रेंट पर दिलवा सकते हो? मतलब तुम तो कल पार्टी दे रहे हो ना? अगर मैं अच्छी सी ड्रेस पहन के आई तो तुम्हें ही अच्छा लगेगा। विराट ने ये सुन अपने मन में सोचा, पंखुड़ी क्या तुम मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रही हो? इसलिए शायद तुम मुझसे ऐसा रूखा बर्ताव कर रही हो। फिर विराट अपने सोच से बाहर आके बोला, जेनी रेंट की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें एक अच्छी सी ड्रेस खरीद दूंगा, ओके? जेनी ने मासूम सा चेहरा बना के कहा, पर विराट मुझे ऐसे तुमसे कुछ भी लेना अच्छा नहीं लगता। रेंट ही चलेगा। तो विराट ने उसके दोनों हाथ थाम के कहा, जेनी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस नहीं ले सकता? जेनी मुस्कुरा दी और उन दोनों के पास मिनी आके बोली, विराट क्या तुम पिछले साल की तरह इस बार भी दी ग्रैंड होटल सनफ्लावर में पार्टी दोगे? मिनी की बात सुन सोच में पड़ गया और सोचने लगा, पिछली बार पंखुड़ी ने मुझे होटल सनफ्लावर में एक सरप्राइज पार्टी दी थी। इस बार भी शायद वो कुछ ऐसा ही प्लान कर रही होगी। क्या मैं सबको इनवाइट कर लूं? हाँ कर लेता हूँ, क्योंकि पंखुड़ी हर बार मुझे सरप्राइज पार्टी देती है, तो इस बार भी देगी। फिर दांत पीस के मन में सोचा, पंखुड़ी मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। अगर मैंने तुम्हें कल पार्टी में मुझसे नाक रगड़कर माफी न मंगवाया तो मेरा नाम भी विराट नहीं। विराट अपने सोच में गुम था तो जेनी ने उसे हिलाते हुए कहा, अरे विराट कहाँ खो गए? विराट अपने होश में आया और प्राउडली हंस के बोला, क्यों नहीं, कल जरूर पार्टी होगी और तुम सबको कल मेरे बर्थडे पर इनवाइट करता हूँ, तुम सबको आना पड़ेगा। खूब एंजॉय होगी, पार्टी, खाना पीना सब होगा। विराट की बात सुन एक लड़की ने जंप करके कहा, सच में विराट, क्या तुम हमें इतने बड़े होटल में पार्टी दोगे? जो कोई भी नॉर्मल इंसान उस होटल को अफोर्ड नहीं कर सकते। सच में विराट तुम तो बहुत अमीर हो यार। उस लड़की बात सुन विराट घमंड से मुस्कुराने लगा और मिनी बोली, तुम्हें पता है पिछली बार कितना एंजॉय की थी हमने? उस होटल के स्टाफ एक लाइन में खड़े होके विराट को ग्रीट कर रहे थे। अगर विराट अमीर नहीं होता तो क्या इतने बड़े होटल के स्टाफ उसके सामने सर झुकाते क्या? तभी सभी क्लास के स्टूडेंट विराट को एक रिस्पेक्ट के साथ देखने लगे। जेनी को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि विराट उसका बॉयफ्रेंड है। विराट ने मन में सोचा कि कैसे पिछले साल पंखुड़ी के कहने पर सब स्टाफ विराट को एक स्पेशल ट्रीट दे रहे थे। फिर जेनी ने एक मासूम चेहरा बना के विराट से पूछा, विराट क्या हम पंखुड़ी को इनवाइट नहीं करेंगे? विराट ने कहा, वो आ जाएगी, और वो मन में सोचने लगा, वो तो आएगी ही, क्योंकि वो मुझे खो नहीं सकती ना। और इस बार पंखुड़ी मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अगली बार से मेरे खिलाफ कभी नहीं जा पाओगी तुम। अब तो वक्त ही बताएगा कि विराट पंखुड़ी को सबक सिखाता है या पंखुड़ी विराट को। फिर कुछ देर बाद विराट जेनी को लेके शॉपिंग मॉल चला गया। क्लास खत्म होने का भी इंतजार नहीं किया। अयन भी अपने क्लास में बैठ के पंखुड़ी के बारे में सोच रहा था। वो इतना क्यूट था न कि पंखुड़ी अगर अभी उसे देख लेती तो अपना दिल हार जाती। पंखुड़ी और अमीषा कैंटीन पहुंच गई, अपने लिए पास्ता और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर ली। कुछ देर बाद उनकी ऑर्डर आया और दोनों खाने लगी। अमीषा ने पंखुड़ी से पूछा,
पंखुड़ी तू कुछ मुझे बदली बदली सी लग रही है, कुछ हुआ क्या तुझे? पंखुड़ी ने अमीषा को देखा और नजर चुराते हुए बोली, ये क्या बोल रही है तू आमू? टू बी कंटिन्यूड। तुम मुझसे क्या छिपा रही हो? अब आगे। पंखुड़ी नजर चुराने लगी। वो बोली, ये क्या बोल रही है तू? मुझे क्या हुआ? अमीषा उसे ध्यान से देखने लगी और बोली, कुछ तो है जो तू मुझसे छुपा रही है। पंखुड़ी उसकी आंखों में देख बोली, देख ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे अब समझ आ गया है सब कुछ, इसलिए मैं अब पहले जैसी नहीं रही। ज्यादा मत सोच, डॉट चल खा, क्लास में भी जाना है। अमीषा ने हाँ में सर हिलाया और मन में सोची, कुछ तो हुआ है पंखुड़ी के साथ, पर हुआ क्या है? अमीषा यही सोच खाना शुरू की और कुछ देर बाद दोनों खा के वापस क्लास में आ गई। दूसरी तरफ मॉल में विराट और जेनी पहुंच गए और क्योंकि विराट पंखुड़ी के साथ ज्यादातर मॉल में जाता था तो सब उसे पहचानते थे, इसलिए अब भी विराट जब वहां पहुंचा तो विराट को रिसीव करने के लिए मैनेजर खुद आए और सारे स्टाफ भी लाइन में खड़े हो गए, क्योंकि उनको ये लगता था कि विराट पंखुड़ी का बॉयफ्रेंड है और वो लोग अवस्थी फैमिली को नाराज नहीं कर सकते थे, क्योंकि अवस्थी परिवार सिटी के टॉप अमीर लोगों में से एक थी। इसलिए जब विराट वहां पहुंचा तो सब उन्हें अच्छे से ग्रीट करने आए। लेकिन आज विराट के साथ किसी और लड़की को देख वो लोग कंफ्यूज हो गए। मैनेजर आगे आए और विराट को अच्छे से ग्रीट करके सोफे पर बिठाया। जेनी ये सब देख के उसे बहुत खुशी मिल रही थी, वो आसमान में उड़ रही थी कि उसे इतना अमीर बॉयफ्रेंड मिला है। मैनेजर ने रिस्पेक्ट से पूछा, सर आप क्या देखना पसंद करेंगे? विराट ने जेनी के तरफ इशारा करके बोला, इनके लिए एक पार्टी वियर गाउन या फिर ड्रेस दिखाओ। उसके ऐसे बोलते ही दो सेल्स गर्ल जेनी के पास आई और उसे एक तरफ आने के लिए बोली और जेनी भी उनके साथ जाने लगी। पीछे पीछे विराट भी उठ के जाने लगा। जेनी और विराट एक शॉप के पास पहुंच गए और जेनी को एक एक करके ड्रेस दिखाने लगी। जेनी भी बहुत खुश होते हुए ड्रेस देखने लगी। इस तरफ विराट को टेंशन हो रही थी कि आज जेनी को ड्रेस अगर दिला दिया तो उसे कल के पार्टी के लिए पैसे नहीं बचेंगे। लेकिन फिर कुछ सोच कि वो खुश हो गया कि पंखुड़ी जरूर उसके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान कर रही है बिना उसे बताए। वो श्योर था कि पंखुड़ी उसके बर्थडे के लिए जरूर कुछ प्लान कर रही है। पंखुड़ी का लगभग क्लास खत्म हो गया और वो और अमीषा दोनों बाहर आ गए। अमीषा भी अपने गाड़ी के पास चली गई और पंखुड़ी भी अपने गाड़ी के पास आ गई। विराट के पापा पंखुड़ी के लिए पिछले सीट का दरवाजा खोला और पंखुड़ी वहां बैठ गई। विराट के पापा गुस्से में दांत पीसने लगे, क्योंकि उन्होंने भी पंखुड़ी को बेइज्जत करने का एक भी वक्त नहीं गंवाते थे। लेकिन अचानक से पंखुड़ी का तेवर एटीट्यूड देख वो हैरान हो गए। कुछ देर बाद ही पंखुड़ी घर पहुंच गई और घर के अंदर चली गई। वो सीधा अपने कमरे में पहुंची और अपना यूनिफॉर्म निकाल के वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होके आई और एक ड्रेस निकाल के पहनने लगी। ये एक नी लेंथ फ्रॉक था, पिंक कलर का, जिससे पंखुड़ी किसी फूल की तरह ही खिली खिली दिख रही थी। वो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि थोड़ी देर बाद अयन आने वाला था उसे पढ़ने के लिए। वो तैयार हो गई और कुछ देर बाद ही आशा जी उसे खाना खाने के लिए बुलाने आई। पंखुड़ी ने भी उनके पीछे चली गई और दोनों मिलके खाना खाने लगी। कुछ देर बाद दोनों का खाना खत्म हुआ और पंखुड़ी गार्डन में चली गई। वो जाके वहां बेंच पर बैठ गई। वो कुछ ताजा हवा लेना चाहती थी। वो वहां आंखें बंद करके बैठी रही और अपने पिछले लाइफ के बारे में सोचने लगी कि कैसे विराट, उसके पापा और जेनी ने उसका बुरा हाल किया था और उसे हमेशा बुली किया करते थे। पंखुड़ी की माँ बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी और पंखुड़ी के पापा ने अकेले उसे बड़ा किया था। फिर आशा जी थी उसकी ख्याल रखने के लिए। फिर पंखुड़ी के 6 साल की उम्र में विराट उसे मिला, क्योंकि पंखुड़ी के डैड और विराट के पापा एक दोस्त थे। तो पंखुड़ी के डैड ने भी विराट के पापा को एक नौकरी दे दी, क्योंकि विराट के डैड पढ़े लिखे नहीं थे। पंखुड़ी जब अपने छोटी सी उम्र में विराट से मिली
वो बहुत खुश हो गई क्योंकि उसे एक दोस्त मिला था। वो दोनों बचपन से हमेशा साथ रहा करते थे। लेकिन समय के साथ जब वो दोनों बड़े होते गए, विराट पंखुड़ी को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। विराट पंखुड़ी को उसकी आदत लगवा दी, उसके साथ अटैचमेंट करवा दी, जिससे पंखुड़ी विराट के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी। लेकिन विराट ने पंखुड़ी के इनोसेंट का, उसकी भोलेपन का गलत फायदा उठाया और उसे बाद में मार दिया। यही सब सोचते हुए पंखुड़ी के आंसू निकल आए। फिर उसे याद आया कि उसके डैड ने अयन को उसके लिए चूज किया था। अयन बहुत अच्छा था, पंखुड़ी से बहुत प्यार करता था, लेकिन विराट के वजह से पंखुड़ी ने उसके पापा और अयन का बहुत दिल दुखाया। पंखुड़ी ने अपने आप से कहा, पापा मैं अब आपकी सारी बात मानूंगी। अयन को अब मैं अपने से दूर नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मेरे आखिरी वक्त पर सिर्फ अयन ही था मेरे साथ। अयन आई एम सॉरी। पंखुड़ी को ऐसे बैठे हुए काफी वक्त हो गया। लगभग अंधेरा हो गया। यूज टाइम का पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ मॉल में जेनी अब तक ड्रेस देख ही रही है, लेकिन उसे कोई ड्रेस पसंद ही नहीं आ रहा था। विराट को अब इरिटेशन हो रहा था। वो इरिटेशन में बोला, जेनी जल्दी से कुछ पसंद कर लो, देखो अंधेरा हो गया, मुझे घर भी जाना है। जेनी मुंह बनाते हुए एक ड्रेस ली और विराट ने पेमेंट कर दी। उसके बाद दोनों बाहर आ गए। वो दोनों ने एक कैब बुक करी और थोड़ी देर बाद कैब आई और वो दोनों बैठे के चले गए। जेनी ने मन में सोची, ये विराट अपनी कार क्यों नहीं लाया? वो तो इतना अमीर है, अभी मुझे इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस खरीद के दी, फिर अपनी कार क्यों नहीं लिया? आखिर बात क्या है? जेनी अपने मन में यही सब सोचती चली गई। विराट को तो अलग ही टेंशन हो रही थी। दूसरी तरफ पंखुड़ी अभी तक वो ही बैठी थी। अयन उसके घर आया तो उसे गार्डन में ही पंखुड़ी दिखी। वो मुस्कुराते हुए पंखुड़ी के पीछे खड़ा हो गया। अचानक पंखुड़ी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया और एक लंबी सांस ली। तभी अयन की आवाज उसके कानों में पड़ी। पंखुड़ी अयन की आवाज सुन अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से पीछे मुड़ के देखा और उसकी आंखें अयन की आंखों से मिली। टू बी कंटिन्यूड। पंखुड़ी ने विराट को भेजा बेसमेंट में। अब आगे। पंखुड़ी और अयन की आंखें एक दूसरे से मिली। पंखुड़ी को ऐसा महसूस हुआ जैसे अभी जाके वो अयन के गले लग जाए, पर वो खुद को रोक ली, ये सोच कर कि अभी वक्त नहीं हुआ है, पर जल्दी ही वो अयन के साथ आगे बढ़ेगी। अयन पंखुड़ी को खोई हुई दिखी तो उसने पंखुड़ी के सामने अपने हाथ हिला दिया, पर पंखुड़ी खोई हुई ही रही। फिर अयन उसके पास जाके पंखुड़ी के कान में अपने गर्म सांस छोड़ हल्के से बोला, पंखुड़ी किसके ख्यालों में खोई हो? इतने पास से अयन को अपने पास देख के पंखुड़ी का दिल मंदिर की घंटी की तरह बजने लगा। उसे ऐसा फीलिंग कभी नहीं आई थी जब वो पिछले लाइफ में विराट के साथ रहती थी, तब भी नहीं। पंखुड़ी के दिल में अलग ही जज्बात उमड़ रहे थे जो उसने अभी तक किसी के लिए भी महसूस नहीं की थी। पंखुड़ी ने अयन की आंखों में देखा तो अयन भी उसे खोई हुई नजरों से ही देख रहा था। अयन भी तो पंखुड़ी से एक तरफा प्यार ही करता था, पर उसे कभी पंखुड़ी का अटेंशन नहीं मिला था। पर अचानक पंखुड़ी के बदलते बर्ताव को वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। फिर भी वो पंखुड़ी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता था, चाहे कुछ दिन के लिए ही उसे ये खुशी क्यों ना मिले। पंखुड़ी अयन को देख बोली, अयन तुम कब आए? अयन अपने होश में आया और बोला, वो अभी अभी तो आया था, पर तुम इतनी कहाँ खोई हुई थी? पंखुड़ी अपने इमोशन को छुपा के बोली, वो पापा की याद आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा ताज़ी हवा खाने आई थी। अयन उसकी बात सुन के कहा, हाँ अंकल से मेरी आज बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि उन्हें और टाइम लगेगा वहाँ, पर तुम खुद को अकेला मत समझना, जब भी कभी कोई ज़रूरत हो मुझे बेझिझक फ़ोन कर लेना, ओके? पंखुड़ी ने हाँ में सर हिलाया और बोली, हाँ मुझे पता है तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। पंखुड़ी की बात सुन अयन की दिल तेजी से धड़कने लगा। दोनों एक दूसरे को हग करना चाहते थे, पर दोनों ही रुक गए।
फिर पंखुड़ी माहौल को थोड़ा बदल के मुस्कुरा के बोली, मैं भी ना तुम्हें यही खड़ा करके रखा हुआ है। चलो अयन, हम अंदर चलते हैं। अयन ने भी एक प्यारी सी स्माइल करके हाँ में सर हिलाया और पंखुड़ी के साथ घर के अंदर चला गया। पंखुड़ी ने अयन को लिविंग रूम में ही बिठाया और वो खुद भी बैठ गई। दोनों खामोश बैठे रहे। फिर पंखुड़ी अपना गला साफ करके बोली, अयन तुम क्या लेना पसंद करोगे? चाय, कॉफी या फिर कोई जूस? अयन ने उसके तरफ देख क्यूट सा फेस बनके बोला, पंखुड़ी पहले चलो तुम्हारे स्टडी खत्म करते हैं, बाद में कुछ ले लूंगा। पंखुड़ी अयन की क्यूटनेस पे ही खो गई। वो अपने मन में सोची, अरे यार ये कितना क्यूट है यार, सच में ना पिछले लाइफ में सच में डम्बो ही थी जो अयन जैसे क्यूट हॉट बंदे को छोड़ उस चूचे विराट के पीछे पड़ी थी। ये सोच पंखुड़ी अपने मुंह का अजीब अजीब का बनाने लगी। अयन उसकी बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन को देख रहा था। पंखुड़ी अभी बहुत क्यूट लग रही थी। अयन सिर्फ उसे देख मुस्कुरा रहा था। फिर अयन ने कहा, तुम्हें नहीं पढ़ना क्या पंखुड़ी? पंखुड़ी अपने होश में आई और अपना एक कान पकड़ के पप्पी फेस बना के सॉरी कहा तो अयन के दिल में घंटी बजने लगी। पंखुड़ी उठ खड़ी हुई और स्टडी रूम के तरफ जाने लगी। अयन भी अपना सर झटक के उसके पीछे पीछे चला गया। दोनों स्टडी रूम में पहुंच गए और अयन पंखुड़ी को सारे क्वेश्चन एक एक करके समझाने लगा। पर हमारी पंखुड़ी तो अयन को निहारने बिजी थी। उसके दिमाग में एक भी अयन की बात नहीं घुसी। अयन ने जब पंखुड़ी की तरफ देखा तो पंखुड़ी को उसके तरफ देखता पाकर वो झेप गया। वो शर्माने लगा। उसके गाल लाल हो गए। फिर अपना गला साफ करके बोला, पंखुड़ी तुम्हें समझ आ रहा है ना? अयन की बात सुन पंखुड़ी झेप गई और अपनी नज़र इधर उधर घुमा के बोली, सॉरी अयन, वो मैं समझ ही नहीं पाई। अयन ने एक स्माइल करके कहा, कोई बात नहीं, पहले मैं तुम्हें बेसिक समझा देता हूँ ओके। फिर पंखुड़ी अपना ध्यान स्टडी में लगाए और अब वो सब अच्छे से समझ रही थी। उसने अपने मन में सोचा, अयन कितने अच्छे से काम होके मुझे समझा रहा है, जिससे मुझे समझ भी आ रहा है। पर वो विराट, वो तो सिर्फ पैसों के लालच में मुझे सिर्फ पढ़ने का नाटक कर रहा था। वो विराट को कोसने लगी। कुछ देर बाद विराट घर पहुंचा और इतने साल के आदत से मजबूर विराट चल के अपने पुराने लग्जूरियस रूम में पहुंच गया। पर जब उसने रूम के डोर पर बड़ा सा ताला देखा तो उसे याद आया कि वो तो यहाँ से निकाल दिया गया है। उसे इतना गुस्सा आया कि उसका मन हुआ अभी के अभी वो जाके पंखुड़ी का गला दबा दे। फिर उसे याद आया कि कल उसका बर्थडे है और कैसे भी करके पंखुड़ी से पैसे निकलवाने हैं, नहीं तो उसकी सबके सामने धज्जियां उड़ जाएगी। विराट ने खुद से कहा, पंखुड़ी जरूर मेरा वेट कर रही होगी स्टडी रूम में और मुझे पैसों की जरूरत है, मैं रिस्की नहीं ले सकता। और वैसे भी 14 साल का अटैचमेंट वो थोड़ी ही भूलेगी। उसे तो मेरी आदत लग चुकी है। वो कितना भी दिखावा कर ले कि उसे मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे पता है उसे बहुत फर्क पड़ता है और वो तड़प रही होगी मेरे लिए। ये बोल वो टेढ़ी स्माइल कर स्टडी रूम के तरफ चला गया। विराट को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पंखुड़ी बदल गई है, क्योंकि इन 14 साल में विराट ने पंखुड़ी का उसके लिए पागलपन, जिद देखी थी, जो किसी के भी साथ लड़ जाती थी उसके साथ रहने के लिए। अब विराट को कौन बताए कि पंखुड़ी बदल गई है। खैर विराट स्टडी रूम में पहुंचा और जैसे ही वो वहां पहुंचा वहां अयन को देख उसका दिमाग खराब हो गया। उसने गुस्से में कहा, पंखुड़ी ये फिर यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इसके आसपास भी नहीं जाओगी। ठरकी इंसान खुद तो दूसरे लड़की से चिपकता फिरता है, अब पंखुड़ी को भी किसी के साथ नहीं देख सकता। पंखुड़ी जो मन लगा के पढ़ रही थी, विराट की आवाज सुन वो गुस्से में आ गई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बताया था ना कि यहाँ मत आना, तुम्हारे जगह मैंने दे दी थी, भूल गए तुम? पंखुड़ी की इंसल्ट भरी बात सुन विराट को भी गुस्सा आया और वो बोला, तुम ऐसे किसी के भी साथ भी रह सकती हो? और इसका तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है? पंखुड़ी ने हंस के बोली, तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है मैं जिसके भी साथ रहूं? तुम कोई नहीं होते ये बोलने वाले।
फिर पंखुड़ी अपने हाथ टेबल पर जोर से मार के बोली, तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अभी के अभी बाहर जाओ, नहीं तो अभी मैं गार्ड बुला के तुम्हें बाहर फिकवा दूंगी। और फिर बोली, और हाँ, आज से तुम सर्वेंट क्वार्टर में भी नहीं, बेसमेंट में रहोगे। पंखुड़ी की बात सुन विराट की हालात खराब हो गई। वो गुस्सा तो बहुत था पर कुछ बोल ही नहीं पाया, क्यों आज उसे पंखुड़ी से सच में डर लग रहा था। फिर भी वो थोड़ा काम होके कहा, पंखुड़ी मैं वहाँ कैसे रहूंगा, वहाँ ठीक से लाइट भी नहीं है, बेड भी नहीं है, सोचो थोड़ा मैं वहाँ कैसे रहूंगा। फिर पंखुड़ी टेढ़ी स्माइल कर बोली, सड़क पर रहने से तो अच्छा ही है ना, या फिर सड़क पर रहना पसंद करोगे। अयन तो पंखुड़ी का ये रूप देख शौक ही हो गया और विराट भी डरते हुए जल्दी से वहां से भाग गया और वो रूम के बाहर जाके खड़ा हो गया। टू बी कंटिन्यूड। रेडी फॉर डिनर। अब आगे। विराट जाके रूम के बाहर खड़ा हो गया और वो थोड़ी देर खड़े होके 1 2 3 काउंट करने लगा, ये सोच के पंखुड़ी उसे वापस बुलाने आएगी, पर पंखुड़ी नहीं आई। वो शॉक हो गया और फिर मुस्कुरा के खुद से बोला, शायद अब आएगी। ऐसे बोल के वो फिर 3 तक गिननी की, पर पंखुड़ी अब भी नहीं आई। इस बार विराट को थोड़ा ज्यादा हैरानी हुई, क्यों जो पंखुड़ी उसके पीछे पीछे घुमा करती थी, वो पंखुड़ी आज उसे ऐसे बाहर निकला जैसे वो कोई अजनबी हो और पंखुड़ी उससे बहुत नफरत करती हो। पर विराट को यकीन नहीं हो रहा था कि पंखुड़ी उसे नफरत कर सकती है। उसे तो यही लग रहा था कि पंखुड़ी उससे सिर्फ कोई प्रैंक कर रही है। विराट ने खुद से कहा, ये पंखुड़ी सच में इतनी टफ हो गई क्या, या वो सिर्फ दिखावा कर रही है। फिर खुद ही मुस्कुरा के बोला, हाँ, शायद वो मेरे लिए कोई बड़ी सरप्राइज प्लान कर रही है और मुझे इसके बारे में पता ना लगे, इसलिए शायद वो ये नाटक कर रही है। फिर विराट गुस्से में दांत पीस के कहा, चाहे तुम कितनी बड़ी सरप्राइज क्यों ना दो पंखुड़ी, पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो माफ नहीं करूंगा। तुमने अब तक जितनी मेरी बेइज्जती की है ना, उसका बदला मैं कल जरूर लूंगा और सबके सामने लूंगा। तुम्हें मैं नाक रागड़ कर माफी ना मंगवाया तो मेरा नाम भी विराट नहीं। ये बोल वो एक बार दरवाजे के तरफ देख पैर पटक के चला गया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, ऊपर से उसकी ट्यूटर वाली जॉब चली गई और दूसरी तरफ उसे एक सर्वेंट क्वार्टर में रहना पड़ रहा है। उसे आदत जो हो गई थी अमीरों जैसे जीने की, अचानक ऊपर से नीचे गिरने पर उसकी हवाइयां निकल गई। वो गुस्से ने रूम में गया और बेड पर लेट गया, क्योंकि वो बेड एक सिंपल बेड थी। इन दिनों उसका शरीर भी दर्द करने लगा था, क्योंकि वो लग्जूरियस रूम में मास्टर बेड पर जो सोता था, अब बेचारे का हालत खराब हो गई थी। खैर वो आज बिना खाए ही सो गया और उसको कल की चिंता भी हो रहा था कि अपने दोस्तों को कैसे ट्रीट करेगा। आफ्टर ऑल उसने ये बोल रखा था कि वो लग्जूरियस सनफ्लावर होटल उसकी है। खैर वो यही सब सोचते सोचते सो गया। दूसरी तरफ पंखुड़ी का दिमाग खराब हो गया था विराट को देखने। अयन जो कब से पंखुड़ी को देख रहा था, उसने अपना गला साफ करके कहा, पंखुड़ी तुम मुझे उदास लग रही हो, ठीक है मैं अब चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अयन उसके साथ रहना तो चाहता था, पर वो इसलिए खुद को रोक रहा था क्योंकि उसे लगा था कि पंखुड़ी और विराट के बीच कोई बड़ा झगड़ा हो गया है और पंखुड़ी विराट से कुछ ज्यादा ही नाराज है, क्योंकि अयन पंखुड़ी को सिर्फ विराट के साथ रहते और सिर्फ उसकी फिक्र करते हुए देखता आ रहा था। पंखुड़ी अयन की बात सुन उसके तरफ देख बोली, अयन मैं बस गुस्सा हूँ विराट के आ जाने से, पर तुम क्यों इतनी जल्दी जा रहे हो, क्या तुम मुझसे नाराज हो। अयन पंखुड़ी की बात सुन उसके तरफ देखने लगा और बोला, नहीं तो मैं बस तुम्हें उदास देखा तो सोचा कि मुझे अब चले जाना चाहिए। पंखुड़ी ने फिर कुछ सोच मुस्कुराते हुए एक्साइटेड होके अचानक अयन का हाथ पकड़ बोली, अयन क्या तुम कल मेरे साथ सनफ्लावर होटल में डिनर करने जाओगे, मैंने 3 साल से नहीं गई हो। अयन ये सुन शॉक हो गया और मन में सोचा, पंखुड़ी ये क्या बोल रही है, ये तो 1 हफ्ते पहले ही गई थी विराट के साथ। फिर अयन ने पंखुड़ी के तरफ देख बोला, पंखुड़ी तुम तो 1 हफ्ते पहले ही गई थी ना वहाँ,
और तुम अक्सर वहां विराट के साथ जाती रहती हो, पर आज मैं क्यों? पंखुड़ी तो पहले अपने दतों तले जीभ को दबा लिया कि वो कैसे ये बात बोल दी कि वो 3 साल से वहां नहीं गई थी। पर वो बात बदलते हुए बोली, पर तुम ये कैसे जानते हो कि मैं वहां अक्सर जाती हूँ, वो भी विराट के साथ? पंखुड़ी का सवाल सुन अयन खामोश हो गया और मन में बोला, क्योंकि वो होटल मेरा ही है मेरी पंखुड़ी, मैं ऑनर हूँ उस होटल का, इसलिए मुझे मालूम है। फिर अयन अपना बात बदल के बोला, वो बस मैं जानता हूँ। फिर पंखुड़ी उसका टांग खिंचते हुए बोली, क्या तुम चाहते हो अयन कि मैं फिर से विराट के साथ घूमूं? उसके साथ डिनर पर जाऊं? अगर तुम ये चाहते हो तो बता दो। पंखुड़ी ये बोल मन मन हंसने लगी। अयन पंखुड़ी की बात सुन हड़बड़ा गया और जल्दी से अपना सर हाँ में हिला के बोला, हाँ हाँ मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ कल। अयन का तो दिल ही कांप गया था जब उसने सुना था कि पंखुड़ी फिर से विराट के साथ जाएगी। पंखुड़ी अयन की हालत समझ रही थी, वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा, अयन तुम कितने क्यूट हो ना, और तुम्हें विराट के तरह चाल चलना, लोगों को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं आता, तुम इतने अच्छे क्यों हो अयन? पिछले लाइफ में मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं सुनाया, फिर भी मेरे मरते वक्त तुम ही थे मेरे पास, तुम मुझे बचाना चाहते थे, पर क्या करती, मैं बच नहीं पाई। अच्छा हुआ जो मेरा उस शरीर का अंत हुआ और फिर से मेरा पुनर्जन्म हुआ। अब तुम्हें सिर्फ तुम्हारी पंखुड़ी मिलेगी, कोई विराट की पंखुड़ी नहीं। इस जन्म इस दिल में सिर्फ तुम रहोगे। पंखुड़ी को खोया देख अयन ने कहा, पंखुड़ी तुमने अपना मन बदल दी क्या? पंखुड़ी ने ना में सर हिलाया और बोली, अब मेरा ये मन कभी नहीं बदलेगा। अयन कुछ समझ नहीं पाया, पर वो इतना तो समझ गया था कि अब से वो विराट के पास नहीं जाएगी, और यही बात उसे अच्छी लगी थी। फिर अयन ने कहा, ठीक है पंखुड़ी हम कल मिलते हैं, बाय, अपना ध्यान रखना। पंखुड़ी ने भी बाय बोला, पर दोनों का दिल बेचैन हो गया था, दूर जाने से फिर भी जाना तो पड़ेगा ही। अयन अपने भारी मन के साथ अपने घर चला गया। पंखुड़ी भी डिनर कर आज जल्दी ही सो गई, वो काफी एक्साइटेड थी अयन के साथ कल वो डिनर पर जो जा रही थी। वो मुस्कुराते हुए नींद की आगोश में चली गई। अगले दिन आज कोई भी कॉलेज नहीं गए थे। पंखुड़ी सुबह से अपनी ड्रेस ही देख रही थी कि वो पहने क्या। वो थक गई ड्रेस देख देख के। फिर आशा जी उसके पास आई और उसे परेशान देख पूछी, बेटा क्या हुआ, कुछ हेल्प चाहिए तुमको? पंखुड़ी रुवासी चेहरा बना के बोली, आंटी देखो ना, मुझे कोई ड्रेस मिल ही नहीं रहा जिसे मैं पहन सकूं। फिर आशा जी ने पूछा, अच्छा तुम्हें कैसी ड्रेस चाहिए, मतलब तुम कहीं जा रही हो? पंखुड़ी शर्मा के बोली, वो मैं अयन के साथ डिनर पर जा रही हूँ आज। आशा जी ये सुन मुस्कुरा दी और फिर वो एक ड्रेस उठा के पंखुड़ी के हाथ में दी और बोली, जाओ इसे पहन के देखो। पंखुड़ी वो ड्रेस उठा के वॉशरूम चली गई और थोड़ी देर बाद ही बाहर आई और आशा जी उसे देख शौक से खड़ी हो गई क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो एक लाइट ब्लू कलर का 1 पीस स्लिम फिट ड्रेस थी जो उसके नी तक आ रही थी। पंखुड़ी की हर कर्व अच्छे से दिख रही थी, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर आशा जी पंखुड़ी को मिरर के सामने खड़ा कर दी और बोली, देखो ये ड्रेस तुम पर कितना अच्छा लग रहा है। पंखुड़ी खुद को देख मुस्कुरा दी और आशा जी के गले लग खुशी से जंप करके उनके गले लग गई और बोली, यू आर ग्रेट आंटी, आप मेरी हर परेशानी चुटकी में सॉल्व कर देती है। टू बी कंटिन्यूड।